ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने डार्क रिएक्शन या वो देख लिया, बायोसिंथेटिक फेस कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से जो है वो ठीक है एक और चीज़ देखते हैं जिसको यानी C3 एंड C4 साइकिल आपने देख लिया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं C2 साइकिल। C2 साइकिल किसको ठीक है, ये फोटो रेस्पिरेशन ठीक है, जिसको आप C2 साइकिल कहते हैं। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट रहेगा ठीक है, ये सिर्फ जो है C3 साइकिल में होता है ठीक है, C4 साइकिल में नहीं होता। क्यों होता है अभी हम आपको बताते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप फोटो रेस्पिरेशन अगर देखेंगे, ये एक अच्छा फेनोमेना नहीं है ठीक है। मतलब इससे यील्ड C3 प्लांट की यील्ड जो रहती है, मतलब जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, वो बायोमास मतलब वही जो ग्लूकोज वगैरह जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कम हो जाता है। लेकिन वो करना भी ज़रूरी है ठीक है, इसलिए क्योंकि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाता है ठीक है। वो C3 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, ठंडी जगह पे रहता है। और लेकिन अगर हाई टेम्परेचर अगर आ गया तो फिर वो ठीक है, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस करता है जिंदा रहने के लिए ठीक है। थोड़ा सा यील्ड में कमी जरूर आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट वो क्या हो जाता है, वो जिंदा रह जाता है ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो है वो कब होगा भाई ये फोटो रेस्पिरेशन, तीन तीन ऑर्गेनेले में ये फोटो रेस्पिरेशन होता है। एक क्लोरोप्लास्ट में होता है, दूसरा अगर आप देखेंगे पेरोक्सिसोम में रहेगा, और तीसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। तीन इसमें रहता है सेल के अंदर। अब ये देखिएगा यील्ड कम करता है। सबसे पहले देखो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में आरयूबीपी होता है 5 कार्बन का, जैसे हम लोग 2 मॉलिक्यूल लेकर के चल रहे हैं 5 कार्बन का। और इसमें अगर आप देखेंगे 2 मॉलिक्यूल जब टेम्परेचर हाई होगा और ऑक्सीजन भी हाई होगा, क्योंकि देखो रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोलेज बाइफॉस्फेट ठीक है, और कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। मतलब ये अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा रहेगा और टेम्परेचर कम रहेगा C3 प्लांट में ठीक है, चारों तरफ टेम्परेचर कम रहेगा, तो ये कार्बोक्सिलेशन करेगा। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 को जोड़ेगा, जैसा कि आपने देखा था ठीक है, जैसा आपने देखा था डार्क रिएक्शन में। लेकिन ये ऑक्सीजनेज भी होता है। ऑक्सीजन मतलब अगर अगर टेम्परेचर अगर हाई हो गया और CO2 और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ गया, तो ये ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है ठीक है। यही करेगा, मतलब दोनों मॉलिक्यूल का अगर जोड़ देते हैं 5 कार्बन का और 2 मॉलिक्यूल 10 कार्बन का, फिर यहाँ पे रुबिस्को लगेगा, रुबिस्को इसको ब्रेक कर देगा किसमें ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ठीक है। क्या है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, आप जानते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था C3 साइकिल का ठीक है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, 2 मॉलिक्यूल, तो 3 कार्बन का ये जो है वो बन गया इंटू 2 इंटू ठीक है। अगर आप देखते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ठीक है, तो और क्या होगा, 2 ग्लाइकोलिक एसिड आप लोग जानते हैं 2 कार्बन का रहता है। तो ये आप टोटल देखेंगे 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 2 6, यानी 6 प्लस 4 10 कार्बन हो जाएगा ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन भी हो गया और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का ही फॉर्मेशन ठीक है। ग्लाइकोलिक मतलब फॉस्फो फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, RUBP राइबोलेज बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट यहाँ चला आया, एक फॉस्फेट यहाँ चला आया ठीक है। अब क्या होता है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, अब यहाँ से फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाएगा ठीक है। ये देखोगे, ये जो है वो फॉस्फेट अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फॉस्फेट ठीक है क्या हो गया है, बाहर निकल गया है ठीक है। देखिए ये फॉस्फेट बाहर निकल गया, और उसके बाद जो है फॉस्फेट ये किसमें कन्वर्ट कर गया, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट कर गया, जो कि ठीक है, जो कि आपको कितने कार्बन का रहेगा, सॉरी ये कितने कार्बन रहेगा, ये जो है 2 कार्बन का रहेगा ठीक है। 2 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन। अब ये ग्लाइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, तो ये डिफ्यूज कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद जो है फिर पेरोक्सिसोम में चला जाएगा। आप जानते हैं पेरोक्सिसोम, लाइक्सोसोम ठीक है, फिर ये स्फेरोसोम ठीक है। ये सब माइक्रो बॉडीज होती है। इसका नाम तो है एनसीईआरटी ने नहीं लिया है, सिर्फ क्या लिख दिया है, माइक्रो बॉडी लिख दिया है। हमने डिस्कस भी किया था इनके बारे में, पूरा बता, हम लोगों ने पढ़ा भी था इसके बारे में, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है। कहाँ पे पढ़ा था, क्या फंक्शन होता है, कहाँ पढ़ा था, वही सेल बायोलॉजी में पढ़ा था। तो ये चला जाएगा तुमको जो है वो ग्लाइकोलिक एसिड, ये कहाँ चला गया, वो 2 कार्बन का, ये तुम्हारा पेरोक्सिसोम में चला गया। पेरोक्सिसोम क्यों नाम है इसका, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर और हाई अगर ऑक्सीजन रहता है, तो पेरोक्सिडेज एक एंजाइम ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा एंजाइम यही है, कौन, जिसको आप पेरोक्सिडेज कहते हैं, सबसे छोटा एंजाइम। तो ये पेरोक्सिडेज क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को जोड़ेगा, क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है कि पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। बिल्कुल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। और फिर आ जाएगा तुम्हारा कैटेलेज ठीक है, दुनिया का जो है ये लार्जेस्ट एंजाइम, ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा। तो ये इसके ऊपर कैटेलेज नाम से पता है, कैटेलिसिस करेगा, ब्रेक कर देगा, H2O2 को ब्रेक कर देगा H2O में और ऑक्सीजन में ठीक है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ में H2O2 का फॉर्मेशन हुआ। ये काफी डेंजरस सब्सटेंस है ठीक है, डेंजरस है H2O2, लेकिन बचा लिया किसने, कैटेलेज ने ठीक है, किसको, पेरोक्सिसोम को। और उसके बाद ये कन्वर्ट कर जाता है
ग्लाइसिलेट में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। ज़ाहिर है ग्लाइसिलेट जो है वो कितने कार्बन का रहेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो है आपको 2 कार्बन का रहेगा ग्लाइसिलेट, ठीक है। ज़ाहिर है 2 मॉलिक्यूल भी रहेगा ग्लाइसिलेट 2 कार्बन का, क्योंकि ये भी जो है 2 कार्बन का है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करते हैं, यहाँ पर NH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पर ट्रांस अमाइनेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? ट्रांस अमाइनेशन, ठीक है। ट्रांस अमाइनेशन का मतलब अमाइन ग्रुप जो है वो क्या होता है? जुड़ता है। कितना अमाइन ग्रुप जुड़ेगा? ज़ाहिर है 2 मॉलिक्यूल है तो 2 अमाइन ग्रुप यहाँ पे जुड़ता है। और अमाइन ग्रुप जुड़ने से, ठीक है, क्योंकि ये सब देखो ये सब क्या है? ये सब जो है अगर आप देखते हैं ग्लाइकोसाइड ये सब एसिड है, ठीक है। अगर इसमें अमाइन ग्रुप आप जोड़ देते हैं तो ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है वो, क्योंकि एसिड तो पहले से है और एसिड में अगर आप प्रोटीन भी जोड़ देते हैं तो जानते हैं एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। जानते हैं क्योंकि एमिनो एसिड्स में एसिड भी होता है और अमाइन ग्रुप भी होता है। तो ये जो है अगर आप देखेंगे एक एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? ग्लाइसिन कहेंगे। क्या कहेंगे आप इसको? ग्लाइसिन कहेंगे, ठीक है। ये एमिनो एसिड में ये क्या कर गया? कन्वर्ट कर गया ग्लाइसिन। ज़ाहिर है 2 कार्बन का रहेगा, अभी तक 2 ही कार्बन का 2 मॉलिक्यूल। अब ये ग्लाइसिन जो है एमिनो एसिड जो है ये चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देखेंगे दोनों ग्लाइसिन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों ग्लाइसिन आपस में, ठीक है, उसके बाद इनका कंडेंसेशन होता है। क्या होगा इनका? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो जाएँगे? ठीक है, कंबाइन कर जाएँगे। 2 मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल 2 कार्बन का कंबाइन कर जाएगा, 4 कार्बन का ये हो जाएगा। ये देखो 4 कार्बन का हो गया। अब यहाँ से चेंजेस कुछ आता है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल CO2 निकल जाता है, ठीक है। एक तो देखो कहीं पर भी देख लो CO2 कहीं पर आया, CO2 ही कन्वर्ट करता है फूड में। एक तो कहीं से CO2 आया नहीं। ऊपर से घर का जो बायोमास मतलब कह लो प्लांट के अंदर का जो बायोमास था, उसका जो कार्बन था वो CO2 के फॉर्म में क्या हो गया? निकल गया। उल्टा जो है यहाँ पर लॉस हो गया, ठीक है, बायोमास का। और यहाँ से एक और भी चीज़ निकली NH2 ग्रुप जो है वहाँ से निकला, ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे कि NH2 ग्रुप जो है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि 2 NH2 ग्रुप जुड़ रहा है तो 1 NH2 ग्रुप यहाँ से निकल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन भी निकलता है, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन भी निकलेगा। हाइड्रोजन को कौन पकड़ेगा? ज़ाहिर है NADP पकड़ेगा, ठीक है। NADP यहाँ पकड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? NADPH2 हो जाएगा, ठीक है, NADP। और ये एक दूसरे एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर जाएगा, जिसको आप क्या बोलेंगे? सेरीन बोलेंगे। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ज़ाहिर है देखो ना, दोनों जुड़ा 4 कार्बन का यहाँ हुआ, 1 CO2 यहाँ निकला तो 3 कार्बन का। अब ये सेरीन सिंगल मॉलिक्यूल रहेगा। सेरीन जो है वो किधर आ जाएगा? डिफ्यूज़ करके ये जो है अगर पेरोक्सिसोम में अगर आ जाएगा, ठीक है। पेरोक्सिसोम में अगर आ जाता है, फिर अगर आप आगे देखते हैं, ठीक है, पेरोक्सिसोम में ये आ गया, तो आप देखते हैं कि पेरोक्सिसोम में ये सेरीन में, ठीक है, ऐसा देखना है, ठीक है, ये केम साइकिल बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो है जैसे कि 2 NH2 ग्रुप लगा था, 1 NH2 यहाँ निकला, 1 NH2 यहाँ निकला। तो आप ये तो समझ गए कि भाई ये सेरीन जो है ये एमिनो एसिड्स है, इसमें COOH मतलब कि COOH कहने का मतलब है कि एसिडिक ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है। अमाइन ग्रुप को आपने निकाल दिया तो किस ग्रुप में कन्वर्ट कर जाएगा? ये जो है आपको किस ग्रुप में? एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट किया। ये देखो ये बन गया, एसिड बन गया, पाइरुविक एसिड बन गया, ठीक है, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट कर गया। जितने मॉलिक्यूल का ये रहेगा 3 कार्बन का ये रहेगा, तो ये भी कितने कार्बन का रहेगा? ये भी 3 कार्बन का रहेगा, ठीक है। और आप देखेंगे ये भी 3 कार्बन का हो गया, यानी जितना NH2 लगा था वो दोनों NH2 निकल गया। दूसरा यहाँ जो है NADPH2 जो बना था, ठीक है, ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये अपना हाइड्रोजन, ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा? ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट को दे देगा। यानी इसको क्या कर देगा? ठीक है, इसको और रिड्यूस कर देगा। और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट कर जाएगा तुम्हारा ग्लिसरेट में। किसमें कन्वर्ट कर जाएगा? ग्लिसरेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया, 3 कार्बन का ये भी है तो 3 कार्बन का ये भी रहेगा। उसके बाद ये ग्लिसरेट जो है डिफ्यूज़ करके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। देखिए ये ग्लिसरेट है, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अगर और ये ग्लिसरेट है यानी ग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, उसी का ईस्टर फॉर्म है। तो अगर यहाँ पर अगर आप फास्फोरस अगर आप जोड़ देंगे ना, ठीक है, तो ये फिर फॉस्फोग्लिसरेट जो है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फास्फोरस जोड़ दीजिए, ठीक है। फास्फोरस कैसे जोड़ी? कौन जोड़ देता है? फास्फोरस कौन देता है? अरे फास्फोरस देने का सोर्स जो है वो ऑलमोस्ट सारे जगह जो है वो ATP ही होता है, अपना फास्फोरस जो है देता है। हाँ, कहीं-कहीं पे H3PO4 भी हो जाएगा, वो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इसने अपना जो है वो दे दिया, ये ATP दे दिया, यानी फास्फोरस दे दिया। तो ये जो है ये ग्लिसरेट से क्या बन गया? ग्लिसरेट से, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोग्लिसरेट का, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरेट का, यानी 6 यहाँ पर हो गया, 3 × 2 6, और ये जो है 3 मॉलिक्यूल 9 कार्बन जो है वो क्या हो गया? रीजनरेट कर गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपको फॉस्फोग्लिसरेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट 1 2 3, ठीक है, वो एक रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसको आप PCR कहते हैं। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं है। PCR जो है वो क्या है? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे ये दोनों जो है वो किसमें फिर से कन्वर्ट कर जाएंगे? RUBP में, राइबोलेज बाइफॉस्फेट में फिर से इनका रीजनरेशन हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, कितना कार्बन जो है यहाँ से चला था?
10 कार्बन जो है वहाँ से चला था, आया कितना कार्बन? आया सिर्फ़ और सिर्फ़ 9 कार्बन, ठीक है? कितना कार्बन आया? 9 कार्बन आया ना है? 9 कार्बन यानी कि 1 कार्बन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वहाँ से लॉस हुआ है, उल्टा जो है एटीपी का लॉस हुआ। मतलब ये बताइए क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या कि फोटोसिंथेसिस करे और फोटोसिंथेसिस के बाद जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करे, वो ग्लूकोज को हम लोग जो है ठीक है, वो ग्लूकोज को फिर हम लोग जो है उसका रेस्पिरेशन करें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी वगैरह हमको मिले, एनएडीपीएच मिले, ठीक है, ये सब मिले। या उल्टा काम हो गया यहाँ पे, उल्टा क्या ग्लूकोज वगैरह तो कुछ बना नहीं, उल्टा जो है ठीक है एटीपी लॉस हो गई और बायोमास जो है वहां पर लॉस हो गया। ये कंप्लीट जो है वो क्या होता है, वो लॉस होता है। लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि उतना हाई टेम्परेचर पे टॉलरेट करना मतलब ज़िंदा बचना जो ज़रूरी हो जाता है, इसके वजह से ये बच जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कि ये जो है यहाँ से यानी कि आप देखिएगा हर एक साइकिल अगर इसकी चलेगी तो एक कार्बन जो है वो लॉस कर जाता है। यानी कि आप मान कर चलिए 5 साइकिल अगर चली तो 5 कार्बन जो है लॉस हो जाएगा, यानी 1 आरयूबीपी जो है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 5 साइकिल चलेगी तो 1 आरयूबीपी लॉस हो जाएगा। ठीक है, 10 साइकिल चलेगी तो 2 आरयूबीपी लॉस हो जाएगा, यानी कंप्लीट जो है वो क्या हो जाता है, इसमें लॉस ही होता है, कंप्लीट लॉस होता है। यानी इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो फोटो रेस्पिरेशन यानी कि हम लोगों ने देख लिया कि C3 एंड C4 प्लांट का, ठीक है, आप देखेंगे कि C3 एंड C4 प्लांट का कुछ जो है वो डिफरेंस ज़रा सा जो है वो हम लोग देख लेते हैं C3 एंड C4 प्लांट का। जैसे डिफरेंस देखें यहीं पर देखें, हम उतना क्या अलग से जो है वो लिखते हैं, ठीक है, यहीं पर देखते हैं, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक, यहीं पर अगर देखें ये क्या हो गया तुम्हारा पेप्केज है, ठीक है, ये क्या है पेप्केज। तो यहीं पर अगर देखते हैं और यहाँ पर आपको हो जाएगा CO2 कंपनसेशन, ठीक है, CO2 कंपनसेशन, 1 मिनट बता रहे हैं, ठीक है, ज़रा सा देखिएगा CO2 कंपनसेशन। सबसे पहले देखिएगा ये C4 प्लांट हो गया और दूसरा क्या हो गया, C3 प्लांट हो गया, ठीक है। C4 प्लांट में एक बात बताओ, सबसे पहले C4 प्लांट में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन होता है, जो सबसे पहले CO2 कौन एक्सेप्ट करता है बाहर से, वो पेप होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, याद है, ठीक है, मेसोफिल सेल्स में वो एक्सेप्ट करता है। बाद में ना वो जो है बंडल शीट में जाकर के फिर वो आरयूबीपी को देता है, लेकिन प्राइमरी एक्सेप्टर C4 प्लांट का CO2 कौन हो जाएगा, पेप हो जाएगा, ठीक है। C3 प्लांट का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, आरयूबीपी होगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम कौन सा यूज होता है, ठीक है, पेप्केज यहाँ पे यूज होता है, वहां पर CO2 को एक्सेप्ट करने के एंजाइम कौन सा यूज होगा, पहला प्राइमरी एंजाइम। हालांकि एंजाइम रुबिस्को इसमें भी यूज होगा, रुबिस्को दुनिया का सबसे कॉमनेस्ट एंजाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ठीक है, ये यूज होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्राइमरी जो है वो कौन यूज होगा, पेप्केज यूज होगा, यहाँ पे प्राइमरी कौन सा यूज होगा, ठीक है, रुबिस्को यूज होगा C3 प्लांट में, ठीक है, रुबिस्को, क्योंकि उसमें C3 साइकिल चलती नहीं है। अच्छा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन आ जाता है, आप याद करिएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आ जाता है ना, आप याद है ना C4 प्लांट में अभी हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है पेप में, ठीक है, वो CO2 लगता है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में वो कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसका पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता था, 3PGA होता था, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता था, ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म आता है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं कि जिसको आप कहते हैं CO2 कंपनसेशन, ठीक है। ये इसका मतलब क्या हुआ CO2 कंपनसेशन, देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी प्लांट का रेस्पिरेशन चल रहा है, ये रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन का ये क्या है, रेट है, ठीक है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। आप रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रात की बात है, उसके बाद फिर दोपहर हो जाती है, मतलब कि सुबह होती है तो फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट आ जाती है। अब आप क्या करिए, यहाँ पर C3 प्लांट है और ये जो है C4 प्लांट, ये दोनों फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसको CO2 दीजिए आप, ठीक है, इसको CO2, C3 को दीजिए, C4 को दीजिए, देते जाइए, जितना CO2 देंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, CO2 के वजह से फोटोसिंथेसिस होता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। ये देखिए बढ़ता गया, एक वक्त ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन और रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, कंपनसेशन पॉइंट। तो आप जब, ठीक है, यानी कि कितना CO2 का, यही अगर C3 प्लांट होता है, ठीक है, C4 प्लांट में CO2 कंपनसेशन लाने के लिए, मतलब वो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बताइए जिसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बराबर हो जाए, ये सिर्फ कितना होगा, 0 से लेकर 10 माइक्रोएल पर लीटर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है। जबकि C3 प्लांट को, ठीक है, C3 प्लांट को जब आप 25 से लेकर के 100 माइक्रोएल CO2 का कॉन्सेंट्रेशन देंगे तब जाकर ये कंपनसेशन पॉइंट पे पहुंच सकेगा, ठीक है, तब जाकर के, यानी ये जो है ये काफी, अगर आप देखते हैं ये काफी जो है वो
ठीक है? ये इसका एफिनिटी जो है वो अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात जो है इसकी एफिनिटी जो है वो काफ़ी कम होती है। मतलब एफिनिटी लगाव जो होता है C3 प्लांट का CO2 की तरफ लगाव जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ये आप देख सकते हैं, आप 0 से लेकर के ये आप देख सकते हैं 25 से लेकर के 100 तक और ज़ाहिर है एफिनिटी कम होगी क्योंकि देखो C4 साइकिल जो है वो नहीं चलता है। C3 प्लांट में C4 साइकिल नहीं, C4 साइकिल होता ही है किसके लिए? ऑक्सीजन पकड़ने के लिए। थोड़ा-सा भी CO2 का कंसंट्रेशन अगर आप दे देंगे, तो फ़ौरन ये दे दोगे तो फ़ौरन वो क्या करेगा C4 प्लांट जो है उसको फट, 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 फट उसको पकड़ लेगा और थोड़ा-सा और वो अपने रेट को हाईएस्ट कर देगा यानी कि रेस्पिरेशन के जो है वो बराबर कर देगा। और इसमें जो है C3 प्लांट में तो आप तो वो तो होता तो है नहीं, ठीक है? कोई C4 साइकिल तो चलती है नहीं CO2 पकड़ने के लिए, आप देते जाएँगे 25 से लेकर 100 तक जा देंगे तब जाकर इसका रेट किसके बराबर होगा? रेस्पिरेशन के बराबर होगा। तो यही जो है CO2 कंपनसेशन पॉइंट उसका ज़ाहिर है एफिनिटी जो है इसकी कम रहती है C3 प्लांट की टुवर्ड्स CO2 इसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है टुवर्ड्स CO2 ठीक है? ये ज़्यादा रहेगा। अच्छा टेम्परेचर ऑप्टिमम देखेंगे, ठीक है? टेम्परेचर ऑप्टिमम मतलब ठीक है, टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे जो है ये बढ़िया काम करता है, ठीक है? तो ज़ाहिर है जो है C3 प्लांट जो हाई टेम्परेचर को जो है सह सकता है, इसीलिए इसमें जो फोटो रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो है कंपनसेशन इसका जो है टेम्परेचर ऑप्टिमम कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छा CO2 कंपनसेशन फिर अगर आप देखते हैं ये तो देखिए एक और टर्म आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं CO2 सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? CO2 सैचुरेशन। मतलब ये CO2 का वो कंसंट्रेशन है जिस पे इसकी रेट हाईएस्ट हो जाए। रेस्पिरेशन के रेट से भी बढ़ जाए, हाईएस्ट रेट हो जाए उसी को CO2 कंसंट्रेशन वही उसी देखो आप देखिए। तो आप बढ़ाएँगे यहाँ से और कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ाओ, बढ़ाओ, बढ़ाओ। इस एरिया इस लेवल पे जा कर के जैसा गौर करोगे, जैसा अच्छे से देखोगे उतना ठीक है, हम फेयर-वेयर नहीं करेंगे, ठीक है? इस लेवल पे जाकर के इसका दोनों का रेट C3 प्लांट और C4 प्लांट का रेट जो है वो हाईएस्ट हो जाएगी। आपको कितना देना पड़ेगा CO2 का कंसंट्रेशन C3 प्लांट के रेट को हाईएस्ट करने के लिए यानी CO2 सैचुरेशन कितना होगा 450 माइक्रोएल पर लीटर। आप समझ सकते हैं 450 माइक्रोएल पर लीटर जो है ये क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। जबकि सिर्फ 360 माइक्रोएल पर लीटर अगर आप दीजिएगा C4 प्लांट को तो ये रेट को अपने हाईएस्ट पे लेके चला जाएगा। CO2 सैचुरेशन इसका कम होगा क्योंकि एफिनिटी मतलब देना उसको कम पड़ेगा उतने ही में जो है वो खट 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 फट 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 सारा जो है वो क्या कर लेगा खींच लेगा ठीक है सब खींच लेगा तो ये हो गया आपको 360 माइक्रोएल जो है वो आपको पर लीटर हो गया रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दो जो है मेजरली ये जो है वो दो डिफरेंस होता है ठीक है अच्छा C4 प्लांट का जो है वो यील्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा ज़्यादा बायोमास खर्चा ज़रूर होता है 30 एटीपी ज़रूर लगता है इसके कंपेरेटिवली 18 एटीपी के लेकिन वो बायोमास भी क्या होता है वो ज़्यादा बनाता है ठीक है और इसमें क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नेग्लिजिबल होता है इसमें फोटो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है बायोमास भी इसका कम हो जाता है एटीपी जो है इसमें ज़्यादा यूज़ होता है 30 एटीपी इसमें 18 एटीपी और NADPH2 दोनों में जो है वो 12-12 यूज़ होता है ठीक है अच्छा इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे वैसा प्लांट हो सकता है जो काफ़ी आप देखेंगे जो काफ़ी गर्म जगह पे प्रेजेंट रहता है ठीक है जो काफ़ी C4 प्लांट में अगर आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा जो काफ़ी जो है वो गर्म जगह पे जो प्रेजेंट रहने वाला जैसे अगर आप देखेंगे सबसे C4 प्लांट में ठीक है एक तो जो है वो क्या हो सकता है मेज़ हो सकता है शोरगम हो सकता है शुगर केन एमरन ठीक है और दूसरा जो है इनमें C3 प्लांट में अगर आप देखेंगे तो क्या-क्या हो सकता है जैसे कौन-कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रोटी खाइए चावल खाइए और बीन आलू की सब्जी खा लीजिए ठीक है तो रोटी खाइए और चावल खाइए और क्या बीन आलू की सब्जी भी खा लीजिए तो रोटी में क्या रहता है ठीक है व्हीट रहता है चावल में राइस रहता है चावल राइस रहता है बीन आलू बीन प्लस पटेटो ठीक है पटेटो बीन राइस एंड व्हीट ये सब क्या हो जाएंगे C3 प्लांट का ठीक है एग्जाम्पल हो जाएगा यानी कि रोटी खाइए चावल खाइए और बीन आलू की सब्जी के साथ खा लीजिए ठीक है तो ये हो गया आपको ठीक है C3 प्लांट दोनों का डिफरेंस मेजरली यही डिफरेंस होता है बाकी तो है कि आप ये तो जान ही रहे हैं एनाटॉमी तो आप जान ही रहे हैं C3 प्लांट की क्रैंक्स एनाटॉमी होगी C3 प्लांट का जो है सिंपल एनाटॉमी होगी रीट टाइप उसकी एनाटॉमी आप समझ रहे हैं क्योंकि रीट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका बंडल शीट भी काम करता है ठीक है C4 प्लांट का जिसमें आपको C3 साइकिल होती है लेकिन C3 प्लांट का बंडल शीट नहीं काम करता सिर्फ मेसोफिल सेल्स जो है वो काम करता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं जरा सा फैक्टर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहीं पर देखते हैं ठीक है जैसे फैक्टर अफेक्टिंग ठीक है यहीं पर देखो उतना जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग ठीक है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है फोटोसिंथेसिस को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है सबसे पहले देखो इंटरनल फैक्टर देखते हैं ठीक है इंटरनल फैक्टर में अगर क्या हो सकता है देखो मेजरली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है लीफ में होता है कि नहीं तो जिस प्लांट में ज्यादा लीफ होगा नंबर ज्यादा रहेगा जाहिर उसमें रेट ऑफ उसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी एक
जिस प्लांट का लीफ यंग होगा, एज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जिस प्लांट का जो है वो यंग होगा, उसमें रेट ऑफ उसमें फोटोसिंथेसिस जो है ज़्यादा होगी। यानी लीफ के नंबर पे डिपेंड करेगा, साइज पे, बड़े साइज का ज़्यादा करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा, एज पे डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन मतलब किस तरह से है, अगर मान लीजिए कि लाइट का जो डायरेक्शन है उसके उससे जो है वो उसका सरफेस जो है वो पैरेलल है, तो कम लाइट इसको मिलेगी, तो कम जो है वो ये करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर वो सर्कुलर है तो पूरी लाइट सरफेस एरिया पर पूरी लाइट इसको मिलेगी, तो ओरिएंटेशन पे तो ज़्यादा फोटो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। नंबर, एज, ठीक है, ओरिएंटेशन, अच्छा कितना ज़्यादा मेसोफिल सेल्स है, ठीक है, उसमें जो है अच्छा साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। वो कितना ज़्यादा नंबर ऑफ मेसोफिल सेल है, ज़्यादा नंबर ऑफ मेसोफिल ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल पे डिपेंड करेगा, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ज़्यादा क्लोरोफिल, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी, ठीक है। बाहर से मतलब नहीं है, ठीक है, बाहर भी ज़्यादा होना चाहिए, अंदर में भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन अंदर में ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो होगा, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। इंटरनल CO2 अगर ज़्यादा रहेगा, अंदर में CO2 ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा, इंटरनल फैक्टर। अच्छा ये सारा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये सारा फैक्टर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, दो बात हम बोल रहे हैं, जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर दो चीज पर डिपेंड करेगा, वो क्या होगा, वही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारा, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। जितना छोटा प्लांट में ये सारी चीजें कम रहेंगी, ठीक है, ग्रोथ जिसका कम रहेगा, नंबर कम रहेगा, लीफ का साइज कम रहे, छोटा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एज भी जो है उसका कम रहेगा, ठीक है। तो अच्छा कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं वो जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन ग्रोथ पे हम जैसे बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा फिर अगर आप देखेंगे ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा मेसोफिल सेल्स, ज़्यादा क्लोरोफिल, तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन पे डिपेंड करता है, मतलब वो कैसा प्लांट है, जीन उसका कैसा है। मान लीजिए किसी प्लांट में जो है वो जीन पे भी किसी प्लांट में जो है नंबर ऑफ लीफ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और किसी प्लांट में नंबर ऑफ लीफ जो है वो कम है। तो क्यों नंबर ऑफ लीफ ज़्यादा है? अरे ये इसी तरह का प्लांट ही है, इसका जीन ही ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लीफ आता है और इसमें नंबर ऑफ लीफ कम आता है। तो देखिएगा ये सब अल्टीमेटली ये सब इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, सारा इंटरनल फैक्टर जो है वो जीन पे डिपेंड करता है और ग्रोथ पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, जितना ज़्यादा बाहर से फैक्ट ये जो है वो सब देंगे, पानी-वानी जो भी देंगे, ठीक है? तो उस पे भी डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं कि लीफ तो बहुत है, ठीक है, लेकिन उनका जीन ही वैसा है कि उस लीफ में मेसोफिल सेल्स कम है, तब उनका जब उनका फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यानी जीन पे डिपेंड करेगा, ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करेगा, इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में अगर आप लोग आ जाइए तो एक्सटर्नल फैक्टर में, ठीक है, क्या कौन-कौन हो सकता है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो आपको इफेक्ट करेगा CO2, ये लाइट, ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, लाइट इफेक्ट करेगा, बात सही है। एक्सटर्नल CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। दूसरा जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा और फिर किस पे डिपेंड कर सकता है, वाटर पे भी डिपेंड कर सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सबसे पहले जो है लाइट की तीन चीज पे, लाइट का अगर आप देखेंगे तो तीन चीज, लाइट के तीन चीज पे ये क्या होता है, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप देखते हैं, ठीक है, रुक जाओ, ठीक है, एक तो लाइट का, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइट आप कह सकते हैं। दूसरा आपको जो है, ठीक है, वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट कह सकते हैं। और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक हम लोग देखते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ, ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर। ये क्या होता है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, अभी बता रहे हैं आपको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ देखिएगा जरा सा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं समझाने के लिए। ये ये देखो ब्लैकमैन्स, ब्लैकमैन्स, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है। अच्छा सी थ्री को, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, सी थ्री को जो है वो, एक सेकेंड, C3 प्लांट, इसको हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं। C3 साइकिल को हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं। मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और कैसे डिस्कवर किया था, हाँ, ट्रेसर टेक्निक से। देखो गौर करना, क्या हम बोल रहे हैं, ट्रेसर टेक्निक, ट्रेसर मतलब ट्रेस किया था, ठीक है, ट्रेसर टेक्निक, ट्रेस मतलब पता करना। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट में रेडियो एक्टिव, कौन सा प्लांट था वो, क्लोरेला था, ठीक है, कौन सा प्लांट था,
क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला आप समझ रहे हैं, वो एल्गी है, C3 प्लांट, ठीक है। तो क्लोरेला में, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव कार्बन दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और उसके पात को पकड़ा, कैसे-कैसे वो आगे बढ़ रहा है। इस तरह से उन्होंने जो है वो ट्रेस किया, ट्रेसर टेक्निक से, इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप से उन्होंने जो है वो C3 साइकिल को डिस्कवर किया, मेल्विन केल्विन साहब ने, ठीक है। उसके बाद जो है फिर C4, ठीक है, C4 साइकिल किसने डिस्कवर किया था? C4 साइकिल भी जो है हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं उसको। हैच एंड स्लैक साहब ने जो है इसको डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया? ज़ाहिर है ट्रेसर टेक्निक से डिस्कवर किया था, ठीक है, वही रेडियो एक्टिव कार्बन देकर के डिस्कवर किया था। और किसमें एक्सपेरिमेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट है, शुगर केन, ठीक है, C4 साइकिल जाहिर है वो शुगर केन जिसका अभी एग्जांपल है, शुगर केन एंड सीन डिस्मस भी एक जो है वो प्लांट होता है, ठीक है। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने? शुगर केन पे एक्सपेरिमेंट किया था, और सीन डेस्मस पे इन्होंने क्या कर लिया था, एक्सपेरिमेंट कर लिया, सीन डेस्मस में। तो ये जो है, अगर सीन डेस्मस पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ये होता। अच्छा, अब हम लोग जैसा देख रहे हैं, ठीक है, लाइट की बात देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले लाइट का जो है वो ड्यूरेशन देखते हैं, ठीक है, लाइट का ड्यूरेशन, ठीक है। लाइट का ड्यूरेशन में सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जाहिर है, देखो जाहिर है, ठीक है, कि आप ड्यूरेशन अगर उसको ज़्यादा, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा देर तक अगर लाइट देंगे तो जाहिर है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, कम देर तक लाइट देंगे जाहिर है फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात सही। हाँ, लेकिन अगर लगातार अगर आप लाइट देते गए तो 6 दिन के बाद जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस का अमाउंट जो है वो क्या, फोटोसिंथेसिस कम होने लगता है 6 डेज के बाद। तो ड्यूरेशन में डिपेंड करता है। एक और जो है वो, इसको हम लोग कहते हैं वॉरबर्ग फ्लैशिंग लाइट इफेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? वॉरबर्ग फ्लैशिंग लाइट इफेक्ट, ठीक है। ये क्या है? फ्लैशिंग लाइट इफेक्ट, ठीक है। फ्लैशिंग लाइट, अगर किसी प्लांट को मान लीजिए 1 घंटे तक, ठीक है, 1 घंटे तक आप कंटिन्यूअस लाइट देते हैं और एक घंटे तक उसको फ्लैशिंग लाइट देते हैं, ऑन ऑफ करके देते हैं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्लैशिंग लाइट में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होती है? फ्लैशिंग लाइट पे होती है। यही वॉरबर्ग फ्लैशिंग लाइट इफेक्ट है, ठीक है। ड्यूरेशन के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है। क्या देखेंगे? क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? बात तो सही है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। हाईएस्ट जो है क्वालिटी पे, ठीक है, जैसे किस कलर की लिया, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस पे होगा? व्हाइट लाइट पे होगा, क्योंकि व्हाइट लाइट में सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक, मतलब क्लोरोफिल ए, बी, सी, ज़ैंथोफिल और डी, सब के सब क्या हो जाएँगे? वो एक्टिवेट हो जाएँगे। क्लोरोफिल ए का जो है वो आप फ़ॉर्मूला जानते हैं, ठीक है? क्लोरोफिल ए का जो है, ठीक है, वो क्या होगा? 55 72 541, ठीक है? 5 4 1 ऐसे याद रखना। वो तो तुम जानते ही होगे भाई, सी हॉर्न, ठीक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और एक और चीज़ आप जानते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम भी होता है। तो कितना होगा क्लोरोफिल में? ठीक है, सी 55 रहेगा, 55 72 5 4 1 रहेगा। मैग्नीशियम हमेशा जान लीजिए कि वही उसके फायरिंग रिंग में जो है वो प्रेजेंट आता है मैग्नीशियम, और वो कितना होगा? 1 रहेगा। क्लोरोफिल कितना होगा? ये क्लोरोफिल है 55 72 5 4 1, ठीक है। अच्छा, क्लोरोफिल बी अगर आप देखेंगे, क्लोरोफिल बी अगर देखेंगे, ठीक है, 55 70, ठीक है, 6 4 1, ठीक है, 55, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Mg। तो Mg कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीजन 6, ठीक है। 55 70 6 4 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये याद रखोगे 2, ठीक है। 55 72 5 4 1, 55 70 6 4 1, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ लाइट देखिए, सबसे ज़्यादा फोटोज व्हाइट लाइट पे, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उसमें सब कुछ प्रेजेंट रहता है। व्हाइट के बाद फिर किस में होगा? तुमको बताया था रेड में, और उसके बाद कितना होगा? ब्लू में होगा। ग्रीन में जो है वो आपको हो हीगा नहीं, ठीक है, ग्रीन में। तो ये होता है, ठीक है। रेड व्हाइट में सब, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, एक है इमर्सन साहब का जो है वो 2 एक्सपेरिमेंट था। ये सब एनसीईआरटी से बाहर की चीज़ है, एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी का वाला जो पोर्शन हमने बताया है, ठीक, उससे ज़्यादा जो है आप इस पे ध्यान दीजिए। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप वहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी में या दूसरे और कोई किताब पढ़ेंगे, उसमें ना जाने जो है, ठीक है, क्या-क्या मिल जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा नहीं कौन इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट। टेस्ट अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो एनटीए जो अभ्यास जो टेस्ट है, एग्जैक्टली उसी के पैटर्न पे जो है वो नीट आने वाला है, ठीक है, उसी के पैटर्न में। तो उसी तरह से आपको क्या रहेगी, तैयारी करेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा निकल चुका है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी पे तो सारे लोग फोकस कर ही चुके होंगे, आपको एनसीईआरटी प्लस कुछ और चीज़ें पे फोकस करना पड़ेगा मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि जब तक आप 320, ठीक है, जब तक जो है वो 330, और ठीक है, जब तक जो है वो 330 340 के राउंड में बायोलॉजी में आप नहीं लेकर के आएंगे, तब तक जो है वहाँ सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए, तो यहाँ पर जो है इमर्सन जो है वो 2, आपको इमर्सन साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था। एक था रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन
रेड ड्रॉप इफेक्ट था और इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट था। क्या था? इनहैंसमेंट इफेक्ट, ठीक है। इनहैंसमेंट इफेक्ट का मतलब, ठीक है, इनहैंसमेंट का मतलब इनहैंस करना, बढ़ाना, ठीक है। इमर्सन साहब ने देखा कि जब हम किसी प्लांट को व्हाइट लाइट देते हैं उसका फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है। सही बात है, इसी को इमर्सन इनहैंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। और जब, ठीक है, जब इमर्सन साहब ने किसी प्लांट को सिर्फ रेड लाइट दिया, सिर्फ रेड मोनोक्रोमैटिक लाइट दिया, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेड लाइट दिया। रेड लाइट से जो है सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वो क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ये सब जो आपको कैरोटीनॉइड है, ज़ैंथोफिल है, ये सब उतना एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे चली जाएगी। इनफैक्ट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी, वो भी ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लू लाइट तो इन्होंने दिया नहीं, सिर्फ रेड लाइट दिया, इस वजह से ड्रॉप कर जाएगी इसकी इमर्सन। क्वालिटी ऑफ लाइट जो है वो यही हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर आप देखते हैं, इंटेंसिटी में अगर आप देखेंगे, जैसे अगर देखो ये इंटेंसिटी है ऑफ लाइट जो है, इधर जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो आप लाइट जो है वो बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बाद कितना भी लाइट आप बढ़ा देंगे, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये इंटेंसिटी। हाँ, आप बहुत ज़्यादा भी मत बढ़ा दोगे, बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ा दीजिएगा तो क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, रेट ऑफ और नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो देखेंगे कोई अदर फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। अब हम तुमको बताते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लॉ ये क्या होता है? देखिए, ब्लैकमैन लॉ लिमिटिंग कहता है कि कोई अगर रिएक्शन, ठीक है, कोई अगर बायोकेमिकल रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो बायोलॉजिकल सिस्टम में केमिकल रिएक्शन जो चल रहा होगा, जैसे ये सब है, अगर कोई रिएक्शन चल रहा है और वो मल्टीपल सोर्सेस पे डिपेंड, मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है लाइट, CO2, टेम्परेचर और वाटर, ये चार चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो रेट डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होगा, जिस पे रेट डिपेंड करेगा, वो रेट जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो फैक्टर पे डिपेंड करेगा विच इज इन मिनिमल, ठीक है, जो क्लोज टू मिनिमल, जो सबसे कम जो रहेगा फैक्टर जो रहेगा, उसी पर रेट जो है डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर उसको बढ़ाइएगा तभी जो है वो रेट जो है वो बढ़ेगा, यानी उसी पर रेट डिपेंड करेगा। पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था, ठीक है, वो जो है, ठीक है, पूरा बताया था कि कैसे पेड़ ने जो है वो अपील किया था, ठीक है, कैसे जो है प्लांट ने अपील किया था लाइट से, CO2, टेम्परेचर, वाटर से, कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए, याद है ना वो एग्जाम्पल पूरा? तो वही था ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, मतलब लिमिट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को वो फैक्टर लिमिट करेगा, रोकेगा जो मिनिमम पे होगा, ठीक है, जो मिनिमम के अराउंड में होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप लाइट जब आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब रेट जो है इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो लिमिटिंग फैक्टर कौन है? वो जो है वो आपको लाइट है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हाईएस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर आने के बाद कोई और फैक्टर, अदर फैक्टर जो है वो क्या हो गया? लिमिटिंग हो गया। और इसके बाद आप कितना भी लाइट बढ़ा दीजिएगा, कितना भी लाइट आपके इंटेंसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, वो रेट जो है वो आपको यही रहता है। हाँ, लाइट बहुत कम ही जो है वो क्या होता है? लिमिटिंग होता है। ये जो है आपको नेचुरली, क्योंकि सिर्फ लाइट का 10% भी अगर आ जाए ना, तो प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस 100% कर लेता है। तो लाइट शायद ही कभी जो है लिमिटिंग फैक्टर, अगर अनलेस अंटिल कि आप कि कोई प्लांट एकदम जो है डेंस फॉरेस्ट में हो, मतलब डेंस फॉरेस्ट मतलब ऊपर में कैनोपी ट्रीज रहे, मतलब कैनोपाइड ट्रीज रहे, उसको एकदम घेरे रहे, नीचे में प्लांट को जो है वो लाइट नहीं मिल रही हो, तब वहां पर लाइट जो है वो ये लिमिटिंग हो सकती है। या किसी प्लांट को आप डार्क रूम में रख दीजिए, वहां पर लाइट नहीं मिलेगी, 10% से भी कम मिलेगी, तब फिर क्या हो सकता है कि वो लिमिटिंग लाइट हो सकती है। यानी 10% से या तो डेंस फॉरेस्ट में हो सकता है, या डार्क रूम में रखेंगे तब हो सकता है, तब लाइट लिमिटिंग होगा, ऐसे लाइट लिमिटिंग नहीं होता है। 10% होता ही है, ठीक है, मिल ही जाता है जहां तहां से। CO2 की बात करते हैं, ठीक है। देखो CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जैसे इधर अगर आप देखेंगे, ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है और इधर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अभी जो है 0.03% है, दुनिया में कितना परसेंट? 0.03% कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप बढ़ाते जाएंगे, 0.04% करेंगे और बढ़ाते जाएंगे, तो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। कहाँ तक? 0.05 तक बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद और बढ़ाया आपने, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नीचे चला जाएगा। तो ये मत समझिए कि CO2 कितना ही बढ़ जाएगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ ही जाएगा, नहीं। उसके बाद, ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट CO2 का जो है, वो CO2 प्लांट के ऊपर जहरीला इफेक्ट कॉज कराने लगता है, टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कराने लगता है। तो इसी को आप क्या बोलते हैं? ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट, इसी को आप क्या बोलते हैं? दैट इज, इसी को आप बोलेंगे, मतलब ये टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब उससे आगे जो है वो, ठीक है, वो डेंजरस इफेक्ट, खराब इफेक्ट कॉज कराता है, ठीक है। तो टॉक्सिक इफेक्ट ये कॉज कराने लगता है, ठीक है, ये CO2।
तो ये याद रखिएगा 0.04 भी में भी 0.03 तो खैर है ही, 0.04 भी देते हैं तब भी पे जो है, ठीक है। उसके बाद 0.05 अगर देंगे तो ये हाईएस्ट होगा, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी अगर देखेंगे, अभी अगर जो लिमिटिंग है, ठीक है, नॉर्मली आज दुनिया में अभी जो लिमिटिंग फैक्टर जो है, ठीक है, वो क्या है, वो वाटर, टेम्परेचर, लाइट नहीं है बल्कि CO2 ही है। अभी दुनिया में दुनिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, ठीक है, 360 माइक्रोएल पर लीटर। दुनिया कितना कॉन्सेंट्रेशन है, वर्ल्ड का कॉन्सेंट्रेशन CO2 कितना है, 360 माइक्रो पर लीटर। यानी कि आपने देखा कि C4 प्लांट में, ठीक है, यानी कि आपने देखा कि C4 प्लांट को सफिशिएंट, C4 प्लांट का CO2 सैचुरेशन कितना है, 360 है ना, तो उसको सफिशिएंट CO2 मिल रहा है, इसी वो जो है अपने हाईएस्ट पे है। लेकिन C3 प्लांट को सफिशिएंट जो है वो CO2 नहीं मिल रहा है। C3 प्लांट को कितना चाहिए, 450 चाहिए। तो अगर मान लीजिए, अगर आप CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, ठीक है, बढ़ा देते हैं, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हैं तो किस पे असर पड़ेगा, C4 प्लांट पे असर पड़ेगा? नहीं, C4 प्लांट को ऑलरेडी जो है इतना ही चाहिए, या नहीं चाहिए। हाँ, C3 का अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो C3 के ऊपर क्या पड़ने लगेगा, इफेक्ट पड़ने लगेगा। C3 के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ने लगेगा 450 माइक्रोएल, ठीक है। ये इसीलिए ग्रीन हाउस में, ग्रीन हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग, ठीक है, जहां पर हम लोग जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं ताकि जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट है, उस वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। जैसे बेल पेपर हो सकता है, टमेटो हो सकता है, ठीक है, बेल पेपर है, टमेटो है, ठीक है, ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये सब C3 प्लांट है जिसको ग्रीन हाउस में रख करके CO2 बढ़ा करके उनसे फोटोसिंथेसिस ज्यादा करवाते हैं, ठीक है। तो ये CO2 का हो सकता है। उसके बाद फिर अगर आप देखते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर, ठीक है। देखो टेम्परेचर ऑप्टिमम यहीं पे बता दिया था आपको, टेम्परेचर ऑप्टिमम C4 प्लांट का ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये जो है ये 25, और C3 प्लांट का जो है कम। अच्छा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी पे कौन सेंसिटिव होता है, ठीक है, कौन जो है रिस्पॉन्स शो करता है हाई लाइट, वो C4 प्लांट, ठीक है। क्योंकि C4 प्लांट जितना लाइट दीजिएगा वो रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा और वो पोटेंशियल बढ़ाएगा। C3 प्लांट जो डैमेज होने लगते हैं, ठीक है। तो हाई लाइट इंटेंसिटी में रिस्पॉन्स कौन शो करेगा, वो C4 प्लांट शो करेगा। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम जान रहे हैं 25 जो है, और यहाँ पर C4 है, ठीक है। यानी जो ट्रॉपिकल एरिया का जो टेम्परेचर, जो ट्रॉपिकल जहाँ पे गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है, ट्रॉपिकल बीच में आप देख रहे हैं 23 पॉइंट नॉर्थ, 23 पॉइंट, ठीक है, 0.5 साउथ, 23.5 नॉर्थ, 25, ये इकोलॉजी में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देखें टेम्परेचर, जो ट्रॉपिकल जो प्लांट होंगे, ट्रॉपिकल एरिया के जो प्लांट होंगे वहां पर वो प्लांट का टेम्परेचर ऑप्टिमम ज्यादा रहता है, जो टेम्परेट एरिया के जो प्लांट रहेंगे उसका टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है वो कम रहता है, ठीक है। टेम्परेट एरिया में जो रहेंगे टेम्परेचर ऑप्टिमम जो है उसका क्या रहेगा, टेम्परेट का कम रहता है, ये बात है। अच्छा, फिर अगर आप देखेंगे मेनली जो है, मेनली देखो, मेनली ऐसी बात नहीं, फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस में जो है वो 2 साइकिल चलती है, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा जो है वो डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मेनली लाइट रिएक्शन पे जो है वो टेम्परेचर का इफेक्ट उतना नहीं होता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे होता है, वो डार्क रिएक्शन पे होता है। तो ओवरऑल जो है, जब चाहे डार्क ही पे सही टेम्परेचर का इफेक्ट, फोटोसिंथेसिस पे तो इफेक्ट जाएगा। तो एक चीज गौर करेंगे, क्यों नहीं लाइट पे इफेक्ट होता है, देखो इसलिए क्योंकि लाइट रिएक्शन में अगर ये जो जैसे केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आपने देखा था पिक्चर मिशेल का, ठीक है, वहां पर देखा था, वहां पर कोई एंजाइम नहीं यूज हो रहा था, बस एक एंजाइम यूज हो रहा था, NADPH रिडक्टेज, है ना, NADP रिडक्टेज वहां पर यूज हो रहा था, ठीक है। तो कोई एंजाइम तो था नहीं, और मेनली एंजाइम को टेम्परेचर ऑप्टिमम चाहिए, ठीक है, हाईएस्ट वर्क करने के लिए, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिविटी के लिए। तो वहां पर कोई एंजाइम था ही नहीं, तो कोई एंजाइम नहीं था, टेम्परेचर को असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का असर किस पे पड़ेगा, आप देखिए डार्क रिएक्शन में आपने देखा था कि हर स्टेप पे ना जाने कितना एंजाइम था, रुबिस्को था, पेप्को था, पेपकेस था, ये सब बहुत सारा एंजाइम था वहां पे। तो वहां पर जो है वो क्या होता है, उसके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर, लाइट का असर जो है वो मेनली, टेम्परेचर का असर किसके ऊपर पड़ता है, वो मेनली डार्क रिएक्शन के ऊपर पड़ता है। वाटर का इफेक्ट अगर आप देखेंगे, हाँ, वाटर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है, डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस पे वाटर का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस वाटर का इफेक्ट, इसलिए नहीं होता है डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस वाटर का इफेक्ट, क्योंकि देखो, क्योंकि वाटर का रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस बहुत कम, बस एक मॉलिक्यूल चाहिए ब्रेक करके जो हाइड्रोजन देता है, डायरेक्टली बहुत कम। हाँ, अगर पानी अगर कम दीजिएगा तो वाटर को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा, जिसके वजह से प्लांट की विल्टिंग हो जाएगी, ठीक है, विल्टिंग, प्लांट सूख जाएगा, उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, CO2 कम आएगा। दूसरी बात, पानी अगर कम रहेगा एटमॉस्फेयर में तो ये एक स्ट्रेस कंडीशन होगा, और ABA
एब्सिसिक एसिड जिसको कहते हैं, वो स्टोमेटा को बंद कर देगा। तो स्टोमेटा जब बंद होगा पानी की कमी की वजह से, CO2 कम आएगा। CO2 ऐसी लिमिटिंग है, C3 प्लांट के लिए तो खैर है ही। CO2 कम आएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। CO2 के कम होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी, या पानी कम होगा तो विल्टिंग हो जाएगी, सूख जाएगा प्लांट, ठीक है। ये सरफेस एरिया कम होगा, CO2 कम होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपने देखा, ये क्या हो गया, ये सब जो है वो फैक्टर डिपेंड करता है। अब जरा सा जो है वो हम लोग कैम साइकिल जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? कैम साइकिल देखेंगे, ठीक है। रुक जाओ। कैम साइकिल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, कैम साइकिल देखते हैं, ठीक है। कैम साइकिल में अगर देखिएगा, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, फुल फॉर्म इसका क्या है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होगा ये ठीक है, एरिड, ठीक है, यहाँ जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे ओपनशिया, ठीक है, आप देख लें कैलेंचो, ठीक है, या फिर जो है ब्रायोफाइलम से इम्पॉर्टेंट है ब्रायोफाइलम। ऐसे तो क्या है, पाइनएप्पल में भी होगा, जेब में भी होगा, वैनिला में भी होगा, पाइनएप्पल है, अजेव है, ठीक है, गेव या जेव, ठीक है, वैनिला में भी होगा, ओपनशिया, कैक्टस, ये सब जो है कैलेंचो में होगा, ठीक है। और यही जैसे आप देखेंगे ब्रायोफाइलम, ठीक है, हाई टेम्परेचर में ये सब रहता है। क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रैसुलेसी फैमिली में ये डिस्कवर्ड हुआ था, इसलिए क्रैसुलेशियन कहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जहाँ पर कम होता है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पर कौन सा साइकिल चलती है प्लांट में? कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी। थोड़ा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, वहाँ से C4 साइकिल। और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, मतलब डेजर्टी एरिया एकदम रहेगा, जहाँ पर एरिड कंडीशन रहती है, ठीक है। कैसी कंडीशन? एरिड कंडीशन। वहाँ पे कौन सा जो है वो साइकिल चलेगा? कैम साइकिल चलेगा। आपने देखा था C4 प्लांट में, आपने देखा था C4 प्लांट, गौर एकदम मेरे वर्ड्स को एकदम ध्यान से सुना 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 करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई देख रहे हैं इधर और दिमाग कहीं और है, ठीक है, हर चीज लिखेंगे नहीं हम। देखिए, C4 प्लांट में आपने देखा था कि एक C4 साइकिल चलता था, एक C3 साइकिल चलता था C4 प्लांट में, ठीक है। और ये C4 साइकिल और C3 साइकिल किस चीज से डिवाइडेड था? ये डिवाइडेड था सेल्स से। C4 साइकिल मेसोफिल सेल्स में और C3 साइकिल बंडल शीट्स में, सही है। लेकिन C4 प्लांट में भी C4 साइकिल चलेगी और C3 साइकिल चलेगी, लेकिन यहाँ पर C4 एंड C3 साइकिल दोनों जो होगी, ठीक है, C4 एंड C3 साइकिल दोनों जो होगी वो मेसोफिल्स में चलेगी, ठीक है, मेसोफिल्स में, ठीक है। तो आखिर ये किस चीज से डिवाइडेड रहेगा? ये टाइमिंग से डिवाइडेड रहेगा, टाइमिंग से। मतलब C4 साइकिल प्लांट जो है वो आपको नाइट नाइट आवर में रहेगा, और C3 जो है वो आपको डे आवर में रहेगा, ठीक है। क्यों ऐसा? देखो, C4 प्लांट को आप गौर करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए मेसोफिल सेल में इट इज डिवाइडेड C3 इन कैम साइकिल, ठीक है। C4 एंड C3 साइकिल इज डिवाइडेड नॉट बाय द सेल बट इंस्टेड, ठीक है, बट ये इंस्टेड बाय द टाइमिंग, ठीक है। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले रात की बात हम लोग करते हैं, नाइट में। देखिए, नाइट में ये जो है वो अगर मेसोफिल सेल्स है, समझ रहे हैं आप, ठीक है, मेसोफिल सेल्स, ठीक है, दोनों मेसोफिल सेल्स ही रहेगा रात की बात। और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? डे आवर। ये पूरा जो है वो मेसोफिल सेल्स है। आप जानते हैं रात को क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, इस जगह पे, तो इसका स्टोमेटा, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में हमने देखा इसका स्टोमेटा किस वक्त खुलेगा? इसका स्टोमेटा जो है वो आपको डे टाइम नाइट में खुलेगा, डे टाइम में तो खुलता नहीं है। तो नाइट टाइम में क्या होगा? CO2 अंदर आ जाएगा, और आप जानते हैं CO2 को पकड़ने के प्रोसेस को ही C4 साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ C4 साइकिल चलेगी। यहाँ पे पेप जो है वो पेपकेस के मदद से जो है CO2 को होल्ड करेगा, कार्बोक्सिलेशन करेगा, फिक्सेशन करेगा, और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। इसका रिडक्शन कर देंगे तो ये जो है मैलेट में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। मैलेट फिर जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, मैलिक एसिड। अब ये देखिए, ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया। इस मैलिक एसिड को जो है, ठीक है, सेल में, मेसोफिल सेल्स में चल रहा है, और आप जानते हैं मेसोफिल सेल्स में और क्या सेल्स है तो सब कुछ प्रेजेंट रहेगा, वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहेगा, और इसको वैक्यूल्स में ये मैलिक एसिड को स्टोर करा दिया जाएगा। क्यों वैक्यूल्स में स्टोर कराया जाएगा? क्योंकि देखो, मैलेट जब बंडल शीट में जाता था, बंडल शीट में, तब वहां जाकर के C3 साइकिल करता था, CO2 देता। तो यहाँ पर रात में जो है वो C3 साइकिल नहीं चल सकती, क्योंकि C3 साइकिल चलने के लिए ATP चाहिए, ठीक है। कितना? 18 ATP चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जब तक, और ये ATP और NADPH2
ये लाइट के प्रेजेंस में बनता है, लाइट रिएक्शन बनता है, तो लाइट तो यहाँ पर है ही नहीं, लाइट रिएक्शन हुआ नहीं है, एटीपी बना नहीं है, NADPH2 बना नहीं है, तो सीसी साइकिल चले कैसे? तो ये इंतजार करेगा। मैलिक एसिड जो है वो हो गया, ठीक है, यहाँ स्टोर कर लिया। अब बात आ गई डे आवर। डे आवर हो गया तो भाई इसमें लाइट रिएक्शन चालू हो गया, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो फिर जो है पता है ना, चालू चालू, ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है वो क्या हो गया, वो स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। और लाइट रिएक्शन शुरू होने के बाद आप देखेंगे कि लाइट रिएक्शन जब शुरू हो गया तो वहाँ एटीपी बन गया, NADPH2 बन गया, और अब ये जो है, ये मैलिक एसिड जो है, ये मैलेट जो है, वो फर्दर CO2 दे करके सीसी साइकिल चला सकता है, ठीक है। तो रात में जो है ये फिर से यहाँ से बाहर निकलता है मैलिक एसिड, और ये किस में कन्वर्ट करता है, मैलेट में कन्वर्ट कर जाता है। फिर वही बताओ, मैलेट CO2 रिलीज करेगा, बोलो ये सुनो, हाँ 6 CO2 जो है वो रिलीज कर देता है, और यहाँ पर जो है CO2 को कौन पकड़ता है, RUBP पकड़ता है। RUBP पकड़ने के बाद 3 PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाता है, और फिर इसका जो है वो रीजनरेशन हो जाता है RUBP में, और इसी के दौरान जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये C3 प्लांट हो गया। C3 प्लांट में आपको जो है NADPH2 और लाइट की जो ज़रूरत पड़ी, कहाँ से आ गया, वो लाइट रिएक्शन से आ गया, जो कि डे ही आवर में हो सकता है। अब ये मैलेट जो है वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, बोलो यस और नो। और पायरुविक एसिड को अल्टीमेटली जो है वो पेप में रीजनरेट करा दिया जाएगा। क्या 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 ऐड करके रीजनरेट करा जाएगा, ठीक है, वही जो है आप देखेंगे 12 ATP जो है वो ऐड कर करके इन द प्रेजेंस ऑफ PPD के, ठीक है, पायरो फॉस्फोपाइरोवेट यानी पाइरोवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज दे करके उसको रीजन। तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, यही है कैम साइकिल। कैम साइकिल सिर्फ जो है किस चीज से डिवीजन रहता है, मेसोफिल से का C3, ये जो है वो आपको C4 साइकिल हो गया, और ये जो हो गया आपको C3 साइकिल हो गया। तो ये दोनों किसी से डिवीजन है, डिवाइडेड है, ये नाइट टाइमिंग से ये दोनों क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है। यही आपका क्या है, कैम साइकिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका, ठीक है, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं।